ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो माइस्क्ल में डेट के लिए कुछ डेटा टाइप्स हैं। अगर आपको डेट्स के साथ वर्क करना है, कई बार कई एट्रीब्यूट्स के केस में जो डोमेन होगा वो उनका डेट होगा या डेट एंड टाइम होगा। ओके, तो अगर आपको किसी कॉलम के लिए डेट एट्रीब्यूट डिफाइन करना है या डेट टाइप की वैल्यूज डिफाइन करनी है तो आप डेट एट्रीब्यूट डेट कीवर्ड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंस्ट्रक्टर टेबल की बात कर लेते हैं, तो उसमें अगर आप मान लीजिए जो एम्प्लॉई है, इंस्ट्रक्टर है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको स्टोर करनी है, तो यू नीड टू डिफाइन ए कॉलम जिसका डेट टाइप डेट होना चाहिए। ओके, तो माइस्क्ल में डेट के लिए आपके पास कीवर्ड है डेट, तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्पेस डेट। ओके, और जब आप डेट डिफाइन करेंगे तो डेट की जो फॉर्मेट है वो ये होगी, ईयर्स 4 डिजिट में, देन यू नीड टू प्रोवाइड मंथ इन 2 डिजिट्स एंड देन डे इन 2 डिजिट्स, बीच में हाइफन होगा। ओके, सो और डेट की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ के बीच होगी। दैट मीन्स 1 जनवरी 1000 से लेकर के 31 दिसंबर 9999 के बीच की डेट होगी। तो इनमें से कोई सी भी डेट आप स्टोर कर सकते हैं, हालांकि इससे प्रीवियस डेट आप स्टोर इसमें नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ देयर इज़ वन मोर डेटा टाइप। अगर आपको डेट के साथ टाइम भी स्टोर करना हो, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर इवेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो आप उस इवेंट के ऑकरिंग होने का डेट एंड टाइम क्या था वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हम उसे डेट एंड टाइम फॉर्म की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी कॉलम में भी। ओके, सो इसके लिए जो फॉर्मेट है वो आपकी डेट के लिए जो फॉर्मेट थी वही है आदि, और इसके बाद आगे टाइम आपका जो होगा वो आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में होगा। ठीक है, लाइक दैट, और जो रेंज होगी वो आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी। सिमिलरली अगर आपको एक और इसका वेरिएशन चाहिए, टाइम स्टाम्प चाहिए। कई बार हम टाइम स्टाम्प मतलब होता है कि किसी इवेंट होने के ऑकर होने का जो टाइम है, मशीन टाइम, दैट इज़ कॉल्ड टाइम स्टाम्प। सो किसी ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूट होने का या किसी एक्शन के परफॉर्म होने का जो टाइम है, वो टाइम आपको अगर रिकॉर्ड करना है मशीन में, तो आपको टाइम स्टाम्प आप ले सकते हैं। किसी कॉलम में आपको ये रिकॉर्ड रखना है कि कौन सी इवेंट कब ऑकर हुई थी, तो आप उस कॉलम का डेटा टाइप टाइम स्टाम्प कर सकते हैं। ओके, और टाइम स्टाम्प जो है आपका 1 जनवरी 1970 से 2037 के बीच का टाइम होगा। ओके, कोई भी टाइम। और टाइम स्टाम्प की फॉर्मेट आपकी डेटा टाइम से ही एग्जैक्टली मिलती जुलती है, बस सिंपल डिफरेंस क्या है कि आपके जो कॉलन्स और ये जो हाइफन्स के सिंबल्स थे वो अवेलेबल नहीं है बीच में। तो दिस इज टाइम स्टाम्प। लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी केस में केवल टाइम रिकॉर्ड करना हो, डेट रिकॉर्ड नहीं करना हो, देन यू हैव टाइम, तो आप टाइम डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइम विल बी इन दिस फॉर्मेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, लेकिन समटाइम्स आपको केवल ईयर रिकॉर्ड करनी है मान लीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा ईयर आप कितने डिजिट्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप केवल बर्थ की ईयर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, है ना, डेट ऑफ बर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, वी जस्ट वांट टू रिकॉर्ड द ईयर ऑफ द बर्थ। तो उसके लिए आपके पास ईयर डेटा टाइप है, और आपको यहाँ पर एम बताना पड़ेगा, और एम की वैल्यू 2 से 4 डिजिट की होगी। तो आपको जो बर्थ ईयर है 2 से 4, 2 डिजिट में रिकॉर्ड करना है, या 3 डिजिट में रिकॉर्ड करना है, या 4 डिजिट में रिकॉर्ड करना है, इट्स अप टू यू, यू कैन स्पेसिफाई विद द वैल्यू ऑफ एम। ओके, सो दीज आर द डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन माइस्क्ल फॉर डेट एंड टाइम। कुछ और डेटा टाइप भी हैं, लेकिन वो हमारे अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अभी हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम कि पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं। सो नाउ अब वी विल सी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एसक्यूएल स्क्रिप्ट हो जिसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए और या टेबल्स क्रिएट करने के लिए कमांड्स लिखी हो, तो आप उसे कैसे एग्जीक्यूट करके अपना डेटाबेस बनाएंगे। ओके, सो ज़्यादातर डेटाबेस बनाने के में जो तरीका होता है वो यही होता है कि हम, या तो एक तरीका है कि आप एक एक करके क्रिएट टेबल कमांड इशू करें। जैसे आपको टेबल्स बनानी है डेटाबेस में, ओके, तो एक एक करके सारी टेबल्स की कमांड्स आप इशू करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है सारी टेबल्स जिनकी कमांड्स हैं उनको एक फ़ाइल में लिख लें और फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है और ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप अगर कोई कमांड इशू करने में कोई एरर है या प्रॉब्लम है, तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आपका टाइपिंग एफर्ट बच जाएगा। ऑलरेडी वो टाइप्ड होगी फाइल में, आप उसे फाइल को रीरन कर देंगे। ओके, दूसरा है
कि आपको डेटाबेस पोर्ट करने में भी फ़ायदा होता है। ओके, तो जैसे आपके जो बुक में ऑथर ने जो डेटाबेस लिया है, उन्होंने उस डेटाबेस की स्ट्रक्चर जो है ना, डिफाइन जो उन्होंने की है, उसको एक फ़ाइल में लिख दिया है क्रिएट टेबल कमांड्स के फॉर्म में। तो वो कमांड्स आप ले लीजिए और उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो जो डेटाबेस जो ना ऑथर की मशीन्स में था, ऑथर के पास था, वही डेटाबेस आपके मशीन में भी क्रिएट हो जाएगा। और सिमिलरली आप डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उनका भी उनको अगर आप कमांड के फॉर्म में फाइल में लिख लेंगे तो आप उनको आसानी से इंसर्ट भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, आप डेटा को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, है ना। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया। सो जनरली हम जब डेटाबेस के रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं उनको एक फ़ाइल में सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन हम .sql रखते हैं। सो मैंने आपको 2 फाइल्स भेजी हुई हैं, अगर आपने देखा हो तो आई होप सबने डाउनलोड कर ली होंगी। मेरे पास वो फाइल्स होम डायरेक्टरी में है मेरे। एक मैंने भेजी थी university_mysql.sql। तो ये जो फाइल है इसमें ये SQL फाइल है, आप इसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल के देख सकते हैं। और इस SQL फाइल में आपकी जो बुक में जो डेटाबेस इस्तेमाल किया है उन्होंने, उसकी क्रिएट करने के लिए सारी कमांड्स लिखी हुई हैं। ओके, हालांकि ऑथर ने अपनी वेबसाइट पर जो क्रिएट टेबल्स की डेफिनेशन दी थी वो ओरेकल के को ध्यान में रख के की हुई थी। तो माइस्क्यूएल में थोड़ा सा डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है उन टेबल्स को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, तो मैंने वो चेंज कर दिया है। तो मैंने जो आपको फाइल भेजी है वो आपके एक मिनट, उसको मैंने करेक्ट करके माइस्क्यूएल के लिए बना दिया है। तो आप आसानी से इन फाइल्स को रन करके अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अभी मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगा कि इनसे आपके डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो अगर आप अपनी मशीन आपके पास है उसमें माइस्क्यूएल कॉन्फ़िगर्ड है तो आप अपनी मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं और इन फाइल्स को डाउनलोड करके किसी एक डायरेक्टरी में रख लीजिए। अगर आप ubuntu इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोबेबली आप अपनी होम डायरेक्टरी में रख लीजिए। ओके, अगर आप विंडोज़ एक्सेस कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट टेबल कमांड में जैसे ये लिखा हुआ है कि आपको क्लासरूम टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड लिखी हुई है बिल्डिंग, डेटा टाइप varchar 15, रूम नंबर varchar 7, कैपेसिटी न्यूमेरिक एंड प्राइमरी की। तो अभी सिंटैक्स अगर आपको नहीं मालूम है, डोंट वरी, हम सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। तो मैं सिर्फ आप इस फाइल को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फाइल में आप देख सकते हैं कि सारी जो टेबल्स आपको क्रिएट करनी है उनके क्रिएट टेबल की डेफिनेशन इस फाइल में लिखी हुई है और आपने इसको लिख करके फाइल में सेव कर लिया। अब सिर्फ आपको अब जब भी डेटाबेस क्रिएट करना है इस फाइल को एग्जीक्यूट कर देना है माइस्क्यूएल में। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, नाउ लेट्स सी। सो एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करिए, एक डायरेक्टरी में आप इन फाइल्स को रख लीजिए। अगर आप ubuntu इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चाहें तो होम में रख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली होम में रखिए तो ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होम होती है। अगर आप किसी और डायरेक्टरी में रख रहे हैं, लेट से आपने कहा नहीं हम माई डॉक्यूमेंट में रखेंगे सर, तो आप माई डॉक्यूमेंट में रख लीजिए, देयर इज़ नो इशू। माई डॉक्यूमेंट में जब आप रख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर टर्मिनल ओपन करके माई डॉक्यूमेंट में मूव करके जाना पड़ेगा। ओके, तो पहले आपको सो मूव करने के लिए लेट से आपको जैसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो मेरे के लिए प्रेजेंट डायरेक्टरी अभी होम में home/name ही लिखा है, दैट मीन्स दिस इज़ माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी जो है ना मेरी फाइल सारी होम में है। तो ओके, अच्छा मुझे फाइल सेट देखने के लिए क्या, अच्छा आपको याद आ रहा है क्या कमांड होती है सारी फाइल्स देखने के लिए? मैं कई बार यूज़ करता हूँ लेकिन दिमाग से बिल्कुल निकल गया। हाँ सॉरी, LS, हाँ बिल्कुल याद नहीं आ रहा था मुझे, एकदम ब्लैंक हो गया था माइंड। जैसा नहीं है कि मैं कभी LS इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सो LS कमांड से आप देख सकते हैं कि करेंट डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स हैं। ठीक है, फाइल और फोल्डर्स आपको सारे विजिबल रहेंगे। सो आप देख सकते हैं माई फाइल इज़ अवेलेबल हियर। ये आपके फोल्डर्स हैं जो ब्लू कलर्स में दिखाई दे रहे हैं, बाकी के ये एक अलग फोल्डर है एंड ये आपकी फाइल्स हैं 2। ठीक है,
सो आप देख सकते हैं मेरी फाइल तो मेरी करंट डायरेक्टरी में ही है। तो आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि जब आप ये फाइल को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं MySQL में, तो वो फाइल आपकी करंट डायरेक्टरी में होना चाहिए। ओके, नाउ आपको ये फाइल एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है MySQL लिखिए आप, -u यूज़र नेम लिखिए, अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करिए और -p करिए, और किस डेटाबेस में इस फाइल को एग्जीक्यूट कराना है वो डेटाबेस का नाम लिखिए। सो लेट्स से university_db, और फिर ये वाला साइन लगाना है, इसको हम पाइप सिंबल्स बोलते हैं, रीडायरेक्शन सिंबल्स बोलते हैं, और यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नाम लिख लेना है, यूनिवर्सिटी ओके। समझ में आया? MySQL -u, आपका जो भी एडमिन यूज़र है वो यूज़र नेम, -p, फिर किस डेटाबेस में इस फाइल, इस मतलब ये जो टेबल्स हैं किस डेटाबेस में क्रिएट करना है आपको, वो डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके डेटाबेस में पहले इस नाम से डेटाबेस बना हुआ होना चाहिए। ओके, और उसमें ये जो टेबल्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं ये टेबल्स बनी नहीं होना चाहिए। तो मेरे केस में क्या है, वो टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैंने बना ली हैं, तो वो ये कमांड जो ना रन नहीं करेगी, एरर देगी। लेकिन आपके केस में ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। पासवर्ड दीजिए, सॉरी, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि पहली की जो टेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो पहली ही टेबल नहीं एग्जीक्यूट होगी, सारी कोई भी टेबल एक्चुअली नहीं बनेगी। अगर आप चाहेंगे तो आपके केस में ऑलरेडी आपने कोई टेबल नहीं बनाई हुई तो बन जाएगी, ठीक है, आपको कोई एरर मैसेज नहीं आएगा अगर एवरीथिंग इज़ फाइन देन। सो आर यू गोइंग टू डू दैट? आप लोग करेंगे इससे कॉपी? आर यू हैं? जूम करें? ओके ओके, ठीक है। सो मेरे केस में ये टेबल्स बनी हुई हैं, आपको बनाना पड़ेंगे। दिस इज़ वन वे। एक और दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे ना करना चाहें तो ना करें, अगर करना कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, नो इशू। आर यू गोइंग टू डू दैट? ओके, चलिए तब तक मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर आप लोग कर रहे हैं तो करिए, एंड वो आप कमांड दे करके छोड़ दीजिए, एंड देन आपका काम होता रहेगा। हालांकि वो कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, हो जाएगा। एक और अल्टरनेट वे है, वो है कि आप पहले MySQL में लॉगिन कर लीजिए, तो लॉगिन कर लिया। नाउ अब आपको जिस डेटाबेस में ये टेबल्स क्रिएट करनी है वो डेटाबेस आप, सॉरी, 4 डेटाबेसेस करना था मुझे, मैं टेबल्स 100 डेटाबेसेस, ठीक है। सो मेरे केस में university_db इस पर्पज़ के लिए डेटाबेस है। सो आपको वो डेटाबेस को पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको कमांड इशू करना पड़ेगी, यूज university_db, ठीक है। डेटाबेस मेरा चेंज हो गया। अब आप चाहें तो आप लिख सकते हैं सोर्स, हालांकि ध्यान रखना आपकी डायरेक्टरी सेम होना चाहिए। अभी मैं देखिए होम डायरेक्टरी में ही हूँ, जिस डायरेक्टरी में मेरी फाइल्स थी वहीं से मैंने लॉगिन किया है MySQL में। तो आपको लॉगिन करते समय याद रखना है कि जिस डायरेक्टरी में हैं आप उसी डायरेक्टरी से लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देने में इससे बेटर है कि आप उस डायरेक्टरी में जाइए और सीधा एग्जीक्यूट करिए। ओके, सो आपको लिखना है सोर्स, एंड जो फाइल था वो फाइल का नाम, तो आई थिंक वो फाइल मेरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो ये मैंने फाइल नेम दे दिया सोर्स, ये, ठीक है, और एंटर कर दीजिए। सो मेरे केस में फिर से एरर आई क्योंकि आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑल दीज टेबल्स, नो टेबल विल बी क्रिएटेड। लेकिन आपके केस में यू विल नॉट गेट एनी एरर मैसेज अगर आपके में डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है तो, ठीक है। नाउ आप लोग ट्राई करिए इसको एंड देन लेट मी नो हो गया या नहीं हो गया है। जो मैंने सेकंड फाइल दी है आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना है। जो सेम तरीके से
वो फाइल का टाइटल आपको बदल लेना है, जो इंसर्ट रिलेशन करके कुछ टेबल फाइल है उसको भी सिमिलरली एग्जीक्यूट कर देना है। ओके, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी वजह से मैं ऑलरेडी वो काम कर चुका हूँ, सो आई विल नॉट डू दैट। तो आपकी सारी टेबल्स पॉपुलेट हो जाएंगे, उसमें डेटा आ जाएगा। ओके, इफ़ यू वुड लाइक टू सी आई कैन शो यू कि उस टेबल में क्या है। लेट मी कम टू कम बैक टू दैट फाइल। दिस इज़ द फाइल। काफ़ी बड़ी फाइल है तो ओपन करने में दिक्कत आएगी इसको नॉर्मल एडिटर्स में। ठीक है, मेरे पास जी एडिट है, लिनक्स में जी एडिट काफ़ी बड़ी फाइल्स को खोल लेता है, लेकिन आप हो सकता है विंडोज़ में अगर आप नोटपैड में खोलेंगे तो दिक्कत आएगी, नोटपैड प्लस प्लस में शायद खुल जाए। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेबल्स हैं, सो पहले कमांड्स इशू की गई हैं, सारी टेबल से पहले डेटा को जो भी है उसमें क्लियर कर देना है। फिर आपकी टेबल्स के लिए इंसर्ट कमांड्स इशू की गई हैं, जैसे टाइम स्लॉट टेबल में डेटा फिल करेंगे ये रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड से आपके क्लासरूम टेबल में डेटा जा रहा है, इन रिकॉर्ड से डिपार्टमेंट टेबल में डेटा जा रहा है, इनसे कोर्स टेबल में डेटा जा रहा है ना। सो दिस इज़ ए वेरी लार्ज फाइल एंड ये जो इंसर्शन है इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, लगभग इतने रिकॉर्ड्स आपके आएंगे, 5-6 रिकॉर्ड छोड़ कर, शुरू में 4-5 कमांड को छोड़ करके। सो अराउंड 34,000 रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस फाइल को अभी आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आप फ्री टाइम में जब यह क्लास के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके, तो आपकी टेबल्स जो है ना पॉपुलेट हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी इन टेबल्स में क्या है। सो यू कैन सी नाउ ऑल द टेबल्स, लेट मी शो यू। ये टेबल्स मेरे डेटाबेस में हैं और टोटल 11 टेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So total 11 tables are there. Okay, and ये टेबल्स क्रिएट कैसे हुई हैं, सो हम क्रिएट टेबल कमांड डिस्कस करेंगे। सो पहले हम एक बार डेटा देख लेते हैं कि इसमें टेबल में क्या क्या है। सो लेट्स से अगर आपको इंस्ट्रक्टर टेबल में सारा डेटा देखना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है किसी भी टेबल से डेटा देखने के लिए, ये कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट कीवर्ड देना है, स्टार मतलब सारे एट्रीब्यूट्स, फ्रॉम कहाँ से डेटा मुझे निकालना है, और टेबल का नाम जिससे डेटा चाहिए, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और सेमीकोलन। ये कमांड को आप नोट कर लीजिए इस तरीके की कमांड को। सो किसी भी टेबल से आपको डेटा, अगर पूरा का पूरा डेटा देखना है उस टेबल में क्या है, तो आपको ये कमांड इशू करना पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, सो यू कैन सी देर आर 50 रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल, और माइस्क्वेल आपको दिखा रहा है कि सेकंड्स में कितना टाइम लगा। सो बहुत स्मॉल टाइम में उसने आपको डेटा डिस्प्ले कर दिया है। सो यू कैन सी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, टोटल 50 रिकॉर्ड्स हैं एंड दीज आर द रिकॉर्ड्स। यू कैन सी दिस इज वन इंस्ट्रक्टर, दिस इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज द सैलरी। Similarly, let's see what is in the course table. यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की जगह पे आप कर दीजिए कोर्स, COURS, कोर्स। सो टोटल 200 कोर्सेस हैं। क्या क्या कॉलम्स हैं कोर्सेस के, कोर्स की आईडी है, दैन टाइटल ऑफ द कोर्स, विच डिपार्टमेंट इज ऑफरिंग दैट कोर्स, सो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड क्रेडिट। ठीक है, कोर्स का कितना क्रेडिट है। तो टोटल 200 रिकॉर्ड्स हैं आपके। दैन लेट्स सी व्हाट इज इन डिपार्टमेंट टेबल। दिस इज योर डिपार्टमेंट टेबल। 20 डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंटिंग, एस्ट्रोनॉमी, एथलेटिक्स, बिल्डिंग्स के नाम है साथ में, कौन कौन सी बिल्डिंग में वो डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं और उनका एनुअल बजट क्या है। साइबरनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो जब भी कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ भी सर्च करोगे आपको डेटा इसी फॉर्मेट में क्वेरी में मेंशन करना होगा। ओके, सो ये जो टेबल है आप इसे मास्टर टेबल बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका नाम यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथ, मार्केटिंग, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, जियोलॉजी एंड सो ऑन, है ना। सो अब किसी भी टेबल में ये कॉलम आएगा अगर, इन एनी टेबल, एनी अदर टेबल, तो केवल इन्हीं में से वैल्यू अपीयर होंगी। कोई भी टेबल में ऐसा नाम नहीं आएगा डिपार्टमेंट का जो यहाँ ना हो। दैट मीन्स दिस सेट इज द यूनिवर्सल सेट, यू कैन से, डिपार्टमेंट नेम के लिए।
क्योंकि ये टेबल मास्टर टेबल है और दिस टेबल इज सपोज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिपार्टमेंट्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्सिटी। सो अगर यूनिवर्सिटी में आप मान लीजिए इंस्ट्रक्टर देखते हैं, सपोज सेलेक्ट DPT अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। जैसे आपको देखना है कि कौन कौन से सॉरी इंस्ट्रक्टर लिखना है, नॉट डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर ये है। अच्छा एक काम और करते हैं, मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देता हूँ इसमें, DISTINCT। ओके, सो अब आप कहेंगे कि ये रिपीटेशन क्यों आया, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कितने बार आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 टाइम नाम रिपीट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में 6 इंस्ट्रक्टर्स का डेटा होगा। तो यहाँ पर जब मैंने डिपार्टमेंट चूज किया तो आप देख रहे हैं कि जितने रिकॉर्ड थे उतने ही बार डिपार्टमेंट नाम आया है, दैट मीन्स, और डिपार्टमेंट की जो डुप्लीकेट्स वैल्यू उसे नहीं हटाई गई हैं। तो आपको याद रखना है जो SQL है वो मल्टी सेट पर काम करती है। आपने जो रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा था वहाँ मैंने बताया था कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, यही क्वेरी आप रिलेशनल अलजेब्रा में लिखते तो आपको ये डुप्लीकेट्स नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा जो ना बेस्ड था वो सेट थ्योरी पर बेस्ड था। आपकी SQL जो बेस्ड है वो मल्टी सेट पर बेस्ड है। सो दैट मीन्स इट विल नॉट ऑटोमेटिकली रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स, इट विल रिटेन द डुप्लीकेट्स। आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स 6 टाइम आया है, साइकोलॉजी 2 बार आया है, पॉलिटिकल साइंस 3 बार आया है, तो उसने डुप्लीकेट नहीं हटाए। तो आपको डुप्लीकेट्स हटाने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा अब, ठीक है। सो दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट आई वांट द सेट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे आप कह रहे थे मल्टी सेट ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए मुझे, तो आपने मल्टी सेट आपको यहाँ मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट SQL मल्टी सेट देता है, दैट मीन्स इट विल नॉट रिमूव द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द आंसर। जब आप डिस्टिंक्ट लगा देंगे इट विल रिमूव ऑल द डुप्लीकेट। सो आप देख सकते हैं 17 डिपार्टमेंट नेम्स आ रहे हैं। अब आपको याद होगा डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नेम थे वो कितने थे, टोटल 20। यहाँ डिपार्टमेंट कितने हैं, 17। इसका मतलब क्या है, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स जिनके नाम यहाँ नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स उसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए नाम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इंस्ट्रक्टर टेबल का काम क्या है, इंस्ट्रक्टर के बारे में डेटा रखना कि कौन कितने इंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी में हैं। अब आप देख रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्टर के आगे कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम नहीं आ रहे हैं। हु आर दे, यू हैव टू सी, बायोलॉजी आ रहा है, एथलेटिक्स आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, मैकेनिकल, मार्केटिंग, लैंग्वेज, हिस्ट्री, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल, मार्केटिंग भी है, मैकेनिकल भी है, सी, फाइनेंस, इंग्लिश, साइबरनेटिक्स है क्या इसमें, हाँ साइबरनेटिक्स भी है, अकाउंटिंग, एस्ट्रोनॉमी है। और पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है ना, 3 एब्सेंट हैं इसमें से, वो आपको देखना पड़ेगा। लैंग्वेजेस है, जियोलॉजी, हाँ लैंग्वेजेस नहीं है, अच्छा है लैंग्वेजेस है, जियोलॉजी है, गजब है हिस्ट्री, अच्छा ठीक है, थैंक यू, हिस्ट्री नहीं है ना। सो दैट मीन्स हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, इसलिए यहाँ उसका नाम नहीं आया। क्योंकि इंस्ट्रक्टर टेबल में क्या है, इंस्ट्रक्टर के नाम है और उनके साथ उनका डिपार्टमेंट है। तो चूंकि अगर इंस्ट्रक्टर कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर है ही नहीं है जिसके डिपार्टमेंट के सामने हिस्ट्री मेंशन होगा, तो उसका नाम यहाँ नहीं आएगा, है ना। सो दैट्स वाई दैट नेम इज नॉट देयर। ओके, तो इसलिए ये टेबल जो ना आपकी इंस्ट्रक्टर टेबल इज ए काइंड ऑफ मास्टर टेबल जो किसी दूसरी पर डिपेंड नहीं है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। एंड डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ए मास्टर टेबल। ओके, सो आज यहीं रखते हैं, इतना आप कर लीजिए। ओके, डेटाबेस अपना रेडी कर लीजिए और इसको पॉपुलेट कर लीजिए। जो मैंने जो आपकी क्वेरी जो शेयर किया है, जो 2 फाइल शेयर की हैं, दोनों को एग्जीक्यूट कर लीजिए। कुछ लोगों ने तो कर लिया है, बट some people are facing the issue, so you have the time, आप ये काम कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें ये जो डेटाबेस है इस पर क्वेरी करना सीखेंगे। ओके, सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसे काम कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नहीं तो हम क्वेरीज करेंगे आगे और फिर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं होगा, देन यू दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू एज वेल। ओके, तो आज जितनी कमांड्स हैं ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर SQL पढ़ना शुरू करेंगे और ख़ास करके उसमें जो क्रिएट टेबल कमांड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहले क्रिएट टेबल कमांड समझ लेंगे एंड देन हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। ओके देन